we will start with theory of class and class struggle. This is the topic that we're going to cover in this video, as well as we will cover other topics as well that comes under this only, like class in itself, class for itself, surplus value. Okay, now let us begin. See, Karl Marx theory of class. For Karl Marx, okay, remember this. For Karl Marx, class is not about income. Class is not about income, status, और lifestyle. कार्ल मार्क्स के लिए क्लास क्या है? What does he meant by this term class? So for Karl Marx, class isn't about income, status or lifestyle, but about a person's relationship. To the means of production. मीन्स ऑफ प्रोडक्शन क्या हो गया? आई थिंक लास्ट लेक्चर में मैंने आपको ये कवर कराया था. व्हाट इज़ मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, व्हाट इज़ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन. सो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन के साथ क्या रिलेशन है एक इंसान का, यानी कि लैंड, फैक्ट्रीज, मशीन्स एंड कैपिटल. सो व्हाट इज द रिलेशनशिप ऑफ अ मैन विद द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, लैंड, फैक्ट्रीज, मशीन्स एंड कैपिटल के साथ. ठीक है, these are means of production. Okay, now if we have to understand the definition of class given by Marx, it has to be written properly क्योंकि ये कार्ल मार्क्स ने दी है. ठीक है, so a class is a group of people. A class is a group of people who share a common position in the economic system, especially in relation to the ownership or non-ownership of the means of production. So this is the definition given by Marx. Okay, a proper definition of class. क्या कहता है मार्क्स? A class is a group of people जो एक कॉमन पोजीशन शेयर करते हैं इकोनॉमिक सिस्टम में, खास कर स्पेशली इन द रिलेशन टू द ओनरशिप, या फिर कोई ओनरशिप है या नहीं है, टू द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन. ठीक है, सिर्फ उन लोगों की बात नहीं हम कर रहे हैं जो ओन करते हैं मीन्स ऑफ प्रोडक्शन को, उनकी भी बात कर रहे हैं, उन लोगों की भी बात कर रहे हैं जो उससे रिलेटेड नहीं है, जो ओन नहीं करते हैं. ठीक है, अच्छा, मेजर क्लासेस कौन कौन सी थी जो कैपिटलिस्ट क्लास, जब हम एक कैपिटलिस्ट सोसाइटी की बात करते हैं, हम एक कैपिटलिस्ट सिस्टम की बात करते हैं, तो मेजर क्लासेस जो कार्ल मार्क्स के अकॉर्डिंग है, दिस इज अकॉर्डिंग टू कार्ल मार्क्स. ओके, देखो, मार्क्स ने आइडेंटिफाई किया दो मेन एंटेगनिस्टिक क्लासेस अंडर कैपिटलिज्म. ठीक है, उसका मानना था एक बुर्जुआज है और एक प्रोलिटेरिएट है. ओके, bourgeois are the ones who owns the means of production. Who owns the means of production? bourgeois कौन है? जो means of production को own करते हैं. ठीक है, फैक्ट्रीज को कंट्रोल करते हैं. कंट्रोल फैक्ट्रीज, लैंड, कैपिटल. ओके, दे एक्सप्लॉइट लेबर, वो लेबर को एक्सप्लॉइट करते हैं. दे एक्सप्लॉइट लेबर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो लेबर को एक्सप्लॉइट करते हैं टू जनरेट देयर प्रॉफिट. अपने प्रॉफिट के लिए वो लेबर को एक्सप्लॉइट करते हैं. और जो भी सरप्लस वैल्यू है वो किन के हाथ में जाती है?
मेजर क्लासेस में से बुर्जुआस के पास ही सरप्लस वैल्यू रहती है। आप इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, लिव ऑफ सरप्लस वैल्यू, ठीक है। तो बुर्जुआस कौन हो गए? जिनके पास पूरा मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है, वो फैक्ट्रीज को, लैंड को, कैपिटल को कंट्रोल करते हैं, वो लेबर को एक्सप्लॉइट करते हैं अपने फ़ायदे के लिए, और जितना भी सरप्लस वैल्यू है वो उनके पास जाता है। जब हम बात करते हैं प्रोलेटेरिएट की, दे डोंट ओन द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, दे डोंट ओन द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, ओके। दे सेल देयर लेबर पावर, उनके पास क्या है? उनके पास सिर्फ लेबर पावर है, ठीक है। वो सिर्फ वो काम कर सकते हैं, वो प्रोलेटेरिएट्स कहलाते हैं। दे सेल देयर लेबर पावर फॉर वेजेस, तो अपना उनको अपने सर्वाइवल के लिए, अपने आप को ज़िंदा रखने के लिए वो पैसे चाहिए, और वो पैसे जो जिससे वो खाना खाएंगे, वो पैसे जो उनको वेजेस जो मिल रहे हैं, वो कैसे मिल रहे हैं? अपनी लेबर पावर को, अपना लेबर स्किल को बेच कर, ठीक है। दे आर इकोनॉमिकली डिपेंडेंट ऑन द बुर्जुआस, है कि नहीं? ये एक फैक्ट्री है, यहाँ का ओनर है, उसने थाउजेंड्स ऑफ पीपल एम्प्लॉय किए हैं, ठीक है। ये सारे इस ओनर पे डिपेंडेंट है कि व्हेन ही विल गिव अस द वेजेस, ये 10 घंटे के लिए काम करेंगे, और ये एक ऊपर से सिर्फ चेक रखेगा, ठीक है, ऊपर से एक सुपरवाइजर की तरह चेक रखेगा, दैट्स इट, ओके। इकोनॉमिकली किस पे डिपेंडेंट है? बुर्जुआस पर, इकोनॉमिकली डिपेंडेंट ऑन द बुर्जुआस। और जो प्रोडक्ट जो प्रोड्यूस की जो सरप्लस वैल्यू रहती है, वो इनके पास नहीं रहती है। और इसमें ये चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है, जो सरप्लस वैल्यू है वो यही प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। जो सरप्लस वैल्यू है ये प्रोड्यूस करते हैं, बट दे डोंट ओन इट, डोंट ओन इट, ओके। इट इज़ ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ओके। ये था हमारा 2 इम्पॉर्टेंट एंटेगनिस्टिक क्लासेस अंडर कैपिटलिज्म, जो कार्ल मार्क्स के अकॉर्डिंग है। देखो, कार्ल मार्क्स के अकॉर्डिंग ना, मेन जो थे, जितने भी आदमी, जितने भी ये लोग हैं, वो उन सोसाइटीज़ में बॉर्न हुए थे जहाँ पे प्रॉपर्टी रिलेशंस हैं, और वो प्रॉपर्टी रिलेशनशिप्स जो हैं वो उनको डिटरमाइन करता है, और उसी प्रॉपर्टी, उनका रिलेशन क्या है? प्रॉपर्टी रिलेशनशिप जो उनका है, ठीक है, वो एक तरीके से आप कह सकते हो, इसी प्रॉपर्टी रिलेशन ने क्लासेस को राइज किया। समझ रहे हो इसका क्या मतलब है? कि मतलब जैसे जैसे इंसान जो है, उनका रिलेशनशिप बनने लगा, ठीक है, उनका रिलेशन प्रॉपर्टी के साथ बनने लगा, ठीक है। और ये चीज़ एक क्लासेस को राइज मतलब करवाती है, ये क्लासेस को फॉर्म करवाती है, कि यहाँ से क्लासेस का कॉन्सेप्ट आया, कि इस रिलेशनशिप से इट गिव्स राइज टू वेरियस क्लासेस, ओके। देखो, जस्ट एज अ मैन कैन नॉट चूज हु हिज टू बी who is to be his father, in a similar way he has no choice to choose his class, okay. And these fundamental properties, they form the basis of man as theory of class. और haves और have nots भी हम इन्हें कहते हैं, if you know this, इसे haves कहते हैं बुर्जुआस को, और इन्हें haves not कहते हैं। ये प्रॉफिट्स अर्न करते हैं और ये वेजेस अर्न करते हैं, ठीक है। ये इनका डिफरेंस है। नाउ क्लास स्ट्रगल, क्लास स्ट्रगल इज लाइक द मोटर ऑफ हिस्ट्री। और कार्ल मार्क्स की एक बहुत ही फेमस स्टेटमेंट है, बहुत फेमस, आपको पता होनी चाहिए, वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द परस्पेक्टिव ऑफ द एग्जामिनेशन। द हिस्ट्री ऑफ ऑल हिथेरेटो, यू शुड लर्न दिस बाय हार्ट। The history of all hitherto existing society is the history of class struggles. I'm going to explain you this also, just wait, okay. The history of all hitherto existing society is the history of class struggle. इसका क्या मतलब है? जो हिस्ट्री है ना, वो प्रोग्रेस करती है कॉन्फ्लिक्ट से। सोशल क्लासेस के बीच में कॉन्फ्लिक्ट रहता है, ठीक है। सोशल क्लासेस के बीच में हम सबको पता है कॉन्फ्लिक्ट तो रहता है, अमीर गरीब के बीच में, मिडिल क्लास के बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स चलते रहते हैं।
और हिस्ट्री हमें यहीं से पता चलती है, हिस्ट्री यहीं से ग्रो होती है, ठीक है। और हर इकोनॉमिक सिस्टम जो है एक ऑपोजिंग क्लास एक दूसरे के सामने खड़े हो गए, ऑपोज कर रहे हैं, क्योंकि हर इकोनॉमिक सिस्टम एक ऑपोजिंग क्लास को क्रिएट करता है। और यही जो स्ट्रगल है आपस में इनका, इससे सोशल चेंज और सोशल रेवोल्यूशन को ही लीड करता है, सोशल चेंज एंड रेवोल्यूशन, ठीक है। अब यहाँ अमीर है, अगर ये अमीर है और ये गरीब है, ये दो ऑपोजिंग क्लासेस हो गई ना, एक जैसी नहीं है, इनकी और इनमें बहुत डिफरेंस है, ज़मीन आसमान का फ़र्क है, यानी कि क्लास डिफरेंस है। और यही क्लास डिफरेंस किस चीज़ को लीड करती है, सोशल चेंज और रेवोल्यूशन को, ठीक है। एग्जाम्पल्स के तौर पे समझो स्लेव वर्सेस मास्टर, जो हमने एंशिएंट सोसाइटी में पढ़ा था, वी रेड दैट इन एंशिएंट सोसाइटी कि एक स्लेव और एक मास्टर का रिलेशनशिप है। स्लेव जो है एक्सप्लॉइट होते हैं और मास्टर उनको एक्सप्लॉइट करते हैं, ठीक है। फ्यूडलिज्म में हमने पढ़ा था सर्फ वर्सेस फ्यूडल लॉर्ड। वी हैव ऑलरेडी understood this concept in like last lectures if you are forgetting। सर्फ और फ्यूडल लॉज के बीच में क्या मतलब रहता है, एक क्लास डिफरेंस रहता है। फिर हमने कैपिटलिज्म में देखा था, ये कौन सी हमने सर्फ्स और फ्यूडल लॉर्ड्स हमने कौन सी सोसाइटी में देखा था, फ्यूडलिस्टिक सोसाइटी में, ठीक है। फ्यूडलिज्म का कॉन्सेप्ट है कि सर्फ्स और फ्यूडल लॉर्ड्स का आपस में भेद रहता है, आपस में दे आर ऑपोजिंग, एक्चुअली एक दूसरे को अपोज क्यों कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि एक एक्सप्लॉइट हो रहा है और वो तो मतलब अपोज करेगा ही, और दूसरा है उसको अपना फ़ायदा निकलवाना है, तो वो उसको किसी भी तरीके से यूज़ कर रहा है। देन इज वर्कर वर्सेस कैपिटलिस्ट, and worker versus capitalist we have seen in the last stage of the society, which was capitalist stage of society, okay। so class struggle क्या है, inevitable है, inevitable होता है unavoidable, thus class struggle is inevitable। inevitable means unavoidable, not accidental, okay, you should know this, ठीक है। एक और कॉन्सेप्ट था, क्योंकि हम क्लास स्ट्रगल को पढ़ रहे हैं बहुत अच्छे से, हमें पूरा कॉन्सेप्ट को क्लियर तरीके से पढ़ना है, क्लैरिटी से पढ़ना है। हालांकि मैंने इकोनॉमिक बेस और सुपर स्ट्रक्चर आपको पढ़ाया हुआ है, बट इसका एक बेस, क्योंकि अब मैं थ्योरी का स्टार्ट कर रही हूँ, इसके आगे फ्यू कॉन्सेप्ट्स और हैं जो आपको समझने हैं, तो इसलिए आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू अगेन, ओके। सी देयर इज इकोनॉमिक क्लास एंड सुपर स्ट्रक्चर। Okay, see Marx explained class conflict through the base superstructure model, ठीक है। उनका मानना था जो इकोनॉमिक बेस है, ये क्लास नहीं है, ये बेस है, ओके। जो इकोनॉमिक बेस है वहाँ पर मोड ऑफ प्रोडक्शन रहता है, ठीक है। और जो रिलेशन है प्रोडक्शन का, उसका रिलेशन क्या है, इसको हम पढ़ते हैं, रिलेशन ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है। और जब हम सुपर स्ट्रक्चर की बात करते हैं, जो ऊपर होल्ड करता है पूरे इकोनॉमिक बेस को, वो हमारा लॉ हो गया, हमारा रिलीजन हो गया, एजुकेशन हो गया, पॉलिटिक्स हो गया, कल्चर हो गया, एंड आइडियोलॉजी हो गया, ठीक है। यानी कि जो भी डोमिनेंट क्लासेस है ना, वो इस पूरे सुपर स्ट्रक्चर को कंट्रोल करती है एक तरीके से, ठीक है। आपको भी पता है लॉ, आज सुप्रीम कोर्ट है, वो डिसाइड करेगा नीचे जाति है या ऊपर वाली जाति है या फिर मिडिल क्लास है, कोई भी जाति के लोग हैं, लॉ डिसाइड करेगा व्हाट इज़ राइट, व्हाट इज़ रॉन्ग, व्हाट इज़ जस्टिशिएबल एंड व्हाट इज़ नॉन जस्टिशिएबल। एंड देन देयर इज दिस रिलीजन। आपने देखा होगा कि बड़ी बड़ी प्रीस्ट जो हैं वो भी बहुत ज़्यादा डिसीजन मेकिंग में उनका रोल रहता है। अगर आपको पता है वो इंसान एक बहुत बड़ा प्रीस्ट है, ही इज़ रिच, ही इज़ नोन पर्सनालिटी, वो कहीं ना कहीं रिलीजन को कंट्रोल करता है। यानी कि जो लोग हैं वो गॉड की लिखी हुई किताबों से ज़्यादा उस प्रीस्ट की मानेंगे, यानी कि खुद किताब नहीं पढ़ेंगे, होली बुक्स को नहीं पढ़ेंगे, वो उस प्रीस्ट ने क्या कहा है वो सुनेंगे, उस क्लर्जी ने क्या कहा है वो सुनेंगे, उस उलेमा ने क्या कहा है वो सुनेंगे, उस मुफ्ती ने क्या कहा है वो सुनेंगे। ऐसा ही होता है ना। यानी कि आपके पास होली बुक्स हैं, यू वोंट हैव ओपन दोस होली बुक्स एवर, but you would listen what the person is saying, whether it's right, it's wrong, you don't know, but you are listening and you are actually following, practicing। तो वो क्योंकि ऊपर जो भी होते हैं ना, ये जो डोमिनेंट क्लास होती है, ये इस पूरे सुपर स्ट्रक्चर को कहीं ना कहीं कंट्रोल करती है, ठीक है। और
क्यों ये मतलब कंट्रोल करके कर क्या रही है? इट इज दे यूजिंग इट टू जस्टिफाई इनइक्वालिटी। और फिर आपने देखा होगा यही जो बड़े लोग बनते हैं हमेशा गरीब पिस जाते हैं, गरीब को दबाया जाता है। यानी कि इनइक्वालिटी अगर गरीब के साथ हो रही है ना, उसको जस्टिफाई कर लेंगे कि नहीं इसने ऐसा किया था इसलिए इसका ऐसा हो रहा है, ठीक है। अगर वो एक्सप्लॉइट हो रहा है, अगर वो गरीब इंसान है, तो ना उस चीज़ को भी बड़ा नॉर्मलाइज कर देंगे। तभी तो लोग फिर जस्टिस के लिए नहीं इतनी मांग करते, क्योंकि उनको लगता है कि ये तो होते आ रहा है, सदियों से ऐसा ही तो चल रहा है कि हम गरीबों को दबाया जा रहा है। इसीलिए आपको एक रेवोल्यूशन देखने को नहीं मिलती है, क्योंकि वो उस चीज़ को इतना नॉर्मलाइज कर लेते हैं, एक्सप्लॉइटेशन को नॉर्मलाइज कर लेते हैं, हमारे साथ इनइक्वालिटी उसको भी नॉर्मलाइज कर देंगे, जस्टिफाई भी कर लेंगे कि हाँ ये रीजंस हैं, दैट इज व्हाई दिस इनइक्वालिटी इज हैपनिंग। एंड इतनी कॉन्शियसनेस नहीं है उनमें कि अब हमें इसके लिए लड़ना है, ठीक है। और ऐसे क्या होता है फिर, ये जो है इनका डोमिनेंस जो है हमेशा बना रहता है, ठीक है। ओके, नाउ नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज exploitation and surplus value. It is again a very important concept, exploitation and surplus value. Okay, see exploitation occurs because workers are paid less, ठीक है। वर्कर्स को लेस पे किया जाता है, तो एक्सप्लॉइटेशन हो रही है, उनसे ज़्यादा काम कराया जा रहा है, उनको ज़्यादा आवर्स के लिए काम करवाया जा रहा है और उनको वेजेस कम दी जा रही हैं। सो वर्कर्स आर पेड लेस दैन द वैल्यू दे प्रोड्यूस, जितनी वो वैल्यू प्रोड्यूस कर रहे हैं उससे कम उनको पे किया जा रहा है दैन दे वैल्यू दे प्रोड्यूस। ओके, और इसी में ये जो एक्स्ट्रा वैल्यू क्रिएट कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने लाइक लगा लो 8 घंटे काम किया, ठीक है, 4 आवर का कॉन्ट्रैक्ट था, 8 घंटे का काम किया, यानी कि 4 आवर एक्स्ट्रा किए और एक 4 घंटे का एक्स्ट्रा आउटपुट क्रिएट किया ना। तो ये जो एक्स्ट्रा उन्होंने काम किया, यहाँ जो एक्स्ट्रा उन्होंने एक वैल्यू ऐड की, ठीक है, उसी को बाय दिस एक्स्ट्रा वैल्यू इज क्रिएटेड बाय द whom by labor, and this extra value which is created by labor, it is called as surplus value, ठीक है। उनको पैसे भी कम दिए, उन्होंने काम भी ज़्यादा किया, और ये जो काम ज़्यादा किया है उसमें ये जो एक्स्ट्रा काम किया है जिसको उनको पैसे नहीं दिए गए हैं, जिसको उनको रिकॉग्निशन नहीं दिया गया है, उस एक्स्ट्रा काम को हम सरप्लस वैल्यू करते हैं। कि प्रोड्यूस तो वो लेबर कर रहा है, बट वो अब ओन सरप्लस वैल्यू कौन कर रहा है? द ओनर, द कैपिटलिस्ट, ठीक है, जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन को ओन कर रहा है। ओके, लेट्स टेक एन एग्जांपल। वर्कर्स प्रोड्यूसेस गुड, एक एग्जांपल ले लेते हैं। वर्कर्स प्रोड्यूसेस गुड्स वर्थ, उसने प्रोड्यूस किए गुड, चीज़ों को प्रोड्यूस किया, गुड्स को प्रोड्यूस किया किसने? वर्कर ने, और उसकी वर्थ थी 10,000। एक छोटा सा नंबर लिखते हैं, 1000 लिख लेते हैं, ठीक है। उसने पर डे 1000 उसने 1000 की चीज़ को प्रोड्यूस किया, और उसकी पेड वेजेस आप लगा लो 300 है। 1000 की चीज़ बना के दी, उसको पे कितना किया जा रहा है? उसके काम का 300 रुपये, यानी कि 1000 की चीज़ थी, उसमें से उसको 300 पे किया गया। ये फिनिश्ड प्रोडक्ट है, ठीक है, जो उसने गुड बनाया है, जो उसके पास चीज़ बनी हुई है या जो उसने बनाई है, फिनिश्ड प्रोडक्ट जो है वो है हमारा 1000 रुपये का, और उसकी जो वेजेस है जो उसको पे किया है वो 300 रुपये, पीछे बचा 700। तो ये जो 700 है ना, ये एक्स्ट्रा वैल्यू है, ये सरप्लस वैल्यू है। ओके, क्योंकि बनाई तो उसने है ना 1000 रुपये की, लेकिन उसको कितना सिर्फ पैसा दिया गया? 300 रुपये। तो ये प्रॉफिट है एक तरीके से फॉर द कैपिटलिस्ट। मतलब काम सारा उसने किया, देहाती पूरी लगाई, उसने पूरा अपने अच्छे से ईमानदारी से काम किया, 1000 रुपये की चीज़ बना के दी, लेकिन उसको सिर्फ 300 रुपये मिले। तो ये जो प्रॉफिट है यहाँ 700 रुपये का, और ये जो सरप्लस वैल्यू है, बेसिकली ये प्रॉफिट होता है कैपिटलिस्ट के लिए। ओके, दिस इज अ प्रॉफिट फॉर कैपिटलिस्ट, एंड दिस एक्सप्लॉइटेशन डीपन्स क्लास कॉन्फ्लिक्ट। और यही जो एक्सप्लॉइटेशन यहाँ पर हुई है, कि चीज़ तो उसी ने बनाई है, देयर वाज नो रोल और दी मीडिएटर, यहाँ पर कोई वो नहीं है, उसको काम दिया हुआ करना है, उसने 100,000 रुपये की चीज़ बनाई है, मगर उसको सिर्फ 300 रुपये पे किया जा रहा है। एक अगर आप हैंडीक्राफ्ट का वर्क ले लो, वो पूरे दिन काम कर रहा है, पूरा बनाया उसने, क्रोशेट बनाया, या फिर आप ले लो कोई भी
हैंडीक्राफ्ट चीज़ बनाई, कोई बास्केट वुडन की बनाई, पूरा उसने बहुत मेहनत से सुबह से शाम तक काम किया और वो 1000 रुपये की चीज़ उसने बनाई, लेकिन जो वहाँ का ओनर है वो उसको सिर्फ 200 या 300 रुपये पे कर रहा है उस चीज़ को बनाने के वहाँ पे, लेकिन वो लोगों को 1000 की बेच रहा है। वो बनाई इस लेबर ने है, उसको सिर्फ 200 रुपये पे किया, 300 रुपये पे किया, एंड आगे वो 1000 रुपये में बेच दी, एंड देयर इज हाउ दिस सरप्लस वैल्यू इज क्रिएटेड। ओके, तो यही जो क्लास, यही जो एक्सप्लॉइटेशन रहती है, इसे हम क्लास कॉन्फ्लिक्ट कहते हैं, और यही धीरे धीरे बढ़ती जाती है। ओके, नाउ लेट अस understand these very two important topics, which is class in itself and class for itself. These are two very important topics under the class struggle. Okay, class in itself क्या होता है? एक क्लास, जो क्लास इन itself की बात कर रही हूँ, एक ग्रुप ऑफ पीपल है, ठीक है, who are the same group of people who share the same economic position hold कर रहे हैं, ठीक है। एक ग्रुप ऑफ पीपल है जो सेम इकोनॉमिक पोजीशन होल्ड कर रहे हैं, ठीक है, but are not conscious. This line is very important, that I'm writing. So who are not conscious of their shared interest. बेसिकली क्या होता है, इनको अवेयरनेस नहीं होती है कोई भी इनके साथ ज्यादती हो रही हो, कोई भी इनके साथ एक्सप्लॉइटेशन हो रहा हो, कोई भी अत्याचार हो रहा हो, इनको यूज़ किया जा रहा हो, इन्हें नहीं अवेयरनेस होती है इस चीज़ की, ठीक है। और ये खासकर हमें एंशिएंट और फ्यूडलिस्टिक सोसाइटी में देखने को मिला। क्या देखने को मिला? दिस क्लास इन इटसेल्फ। ओके, क्लास इन इटसेल्फ बेसिकली is a group of people who share the same economic position but are not conscious, this word is important, but are not conscious of their shared interest. अपने shared interest के बारे में उनको नहीं पता है, उन्हें नहीं पता है कि उन्हें यूज़ किया जा रहा, एक्सप्लॉइट किया जा रहा है, ठीक है। Now the next is class for itself, हम ना साथ साथ में कवर करते हैं। ओके, जब हम class for itself की बात करते हैं, it is a class that has developed class consciousness and acts collectively, और एक साथ ही इकट्ठा एकजुट होके अपना काम करते हैं और इकट्ठा काम करते हैं और अपने लिए कंडीशंस को चेंज करने की हिम्मत रखते हैं। ओके, डेवलप्ड, what is this? Okay, class, see, I'm not able to understand even my writing. Developed class consciousness acts collectively अपनी conditions को change करने के लिए, यानी कि ये बहुत ज़्यादा aware होते हैं, conscious होते हैं कि इनके साथ क्या exploitation हो रही है। अभी आप कैपिटलिस्ट सोसाइटी में देखोगे ना, आजकल आप बोलोगे मजदूर ना सुनते नहीं है, कहने में ऐसा आता है, क्योंकि वो अवेयर हो गए, हाँ हमें ये एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, हमारी इतनी दिहाड़ी हमें इतनी चाहिए, 750 अगर रुपये हमारी दिहाड़ी दिन की है, यू हैव टू गिव मी 750 रुपीज़, यू कैन नॉट मुझे आप 600 नहीं पे कर सकते। उनको पता है, देर अवेयर कि हमें कितना चाहिए, हमारे को एक्सप्लॉइट कर रहा है कोई कि नहीं कर रहा है। अगर उनको लग रहा है कि यहाँ उनके बारे में नहीं है, यानी कि उन्हें बारह नहीं खाता है, अगर उनको लगता है कि यहाँ हमें एक्सप्लॉइट हो रहा है, वो काम छोड़ देंगे, वहाँ नहीं करेंगे, दे विल मूव टू अनदर प्लेस। यानी कि क्लास कॉन्शियसनेस है, उनको अवेयरनेस है कि यहाँ ये हमें एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। और ये चीज़ आपको देखो, क्लास इन इटसेल्फ ना आपको एंशिएंट और फ्यूडलिस्टिक सोसाइटी में मिलती थी, एंशिएंट और फ्यूडलिस्टिक सोसाइटी में देखने को मिलती है, ये आपको कैपिटलिस्ट सोसाइटी में देखने को मिलती है। ओके, okay, so the second point is they were having no true consciousness, इनके पास कोई ट्रू कॉन्शियस नहीं है, कोई ट्रू अवेयरनेस नहीं है, और इसी चीज़ को फॉल्स कॉन्शियसनेस कहा गया। ट्रू कॉन्शियस नहीं है तो फॉल्स कॉन्शियसनेस, ठीक है, इसी चीज़ को फॉल्स कॉन्शियसनेस कहा गया। और यहाँ पर
दे वर हैविंग सिंक्रोनाइज्ड एफर्ट, मैंने ऊपर भी ये बताया कि वो इकट्ठे काम करते हैं, अपनी कंडीशंस को चेंज करने की हिम्मत रखते हैं एक साथ एकजुट होकर, ठीक है। यहाँ पर ट्रू कॉन्शियसनेस नहीं, कहाँ पर, क्लास इन इटसेल्फ पर। लेकिन जब हम क्लास फॉर इटसेल्फ की बात करते हैं, दे वर हैविंग सिंक्रोनाइज्ड एफर्ट for creating a true revolution, for creating a true revolution। ये एक चेंज लाने के लिए ना आपस में इकट्ठा होके काम करते हैं, एक रेवोल्यूशन, ट्रू रेवोल्यूशन लाने के लिए इकट्ठा होके सिंक्रोनाइज्ड होकर काम करते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपको कोई भी सिंक्रोनाइज्ड रेवोल्यूशन नहीं मिलेगी, नो सिंक्रोनाइज्ड रेवोल्यूशन, ओके, नो सिंक्रोनाइज्ड रेवोल्यूशन। I'm writing revolution in its short form में लिखना था, but everything has been erased. No synchronized revolution, okay, which is known as false revolution। इसे false revolution कहते हैं। यहाँ पर इनके पास true consciousness है, ठीक है, true conscious class for itself की मैं बात कर रही हूँ, true consciousness है, और इस वजह से they are guided for creating a change in the society, guided for creating a change in the society। Okay, if I have to talk about the characteristics जिससे आपको याद रहे easily, let's talk about the characteristics that these classes include। okay, जब हम characteristics की बात करते हैं, they have no political awareness, कोई political awareness नहीं है, ठीक है, no collective action, कोई भी collective action नहीं है इनके बीच में, fragmented हैं, टूटे हुए बिखरे हुए हैं, यानी कि अलग अलग अपना इकट्ठा कोई काम नहीं, ठीक है, they are fragmented and passive। ओके, सो यहाँ पर एग्जाम्पल अगर हम लें तो हम इस तरीके से समझ सकते हैं कि वर्कर्स जो है ना, दे सफ़र, वो लो वेजेस से सफ़र कर रहे हैं, लॉन्ग आवर्स काम करने से सफ़र कर रहे हैं, लेकिन मतलब इकट्ठा होके काम नहीं कर रहे हैं, इकट्ठे होके एक चेंज लाने की बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है, सब डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं, ठीक है, और अपनी फेट को ब्लेम कर लेते हैं। आपने देखा होगा, नहीं अब गॉड ने ऐसा ही लिखा है तो यही हमारी ज़िंदगी है, यही हमारे लिए लिखा हुआ है, यही हमारा भाग्य है। आपने सुना होगा ये, बहुत सारे लोग इस चीज़ को, दे डोंट एक्चुअली डू द एफर्ट एंड दे काइंड ऑफ ब्लेम कि हमारी जो है फेट है ये हमारी ऐसी ही है, हमारे लिए लिखा ही ऐसा गया, हमारा भाग्य ही ऐसा है, ठीक है ना। तो यही यहाँ पर बात है। आप देखोगे बहुत सारे वर्कर्स हैं जिनको पता है कि उनको उनकी स्किल से बहुत कम पैसे मिल रहे हैं, उनका स्किल 1000 रुपये अगर वो दिन का काम कर रहे हैं, बट उनको 600 रुपये मिल रहे हैं, 500 रुपये मिल रहे हैं। दे आर अवेयर ऑफ दिस फैक्ट, बट दे वोंट कम टुगेदर एंड फाइट फॉर देमसेल्व्स। दिस इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन इट टू यू, व्हाट कम्स अंडर क्लास इन इटसेल्फ, ठीक है, कि वर्कर्स जो हैं यहाँ पर लो वेजेस से सफ़र कर रहे हैं। एक तो उनको बहुत कम वेजेस मिल रहे हैं, ऊपर से वो बहुत घंटों काम भी कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन किस चीज़ को ब्लेम करें, दे विल ब्लेम फेट, या यार ये हमारी कमी है, हमने ऐसा नहीं किया, हमने बड़ी फैक्ट्री में काम नहीं किया, हम जा नहीं सकते, हमारे लिए यही लिखा है, यहाँ गाँव में क्या ज़िंदगी है, यही ज़िंदगी है, या अपने इंडिविजुअल फेलियर को उन्होंने ब्लेम किया, या फिर अपनी किस्मत को ब्लेम किया कि यार किस्मत में ही लिखा, यानी कि यूनियन नहीं है कि इकट्ठा होकर एक साथ लड़ें, अपने लिए फाइट करें, अपने राइट्स के लिए लड़ें। दे डोंट हैव दिस यूनियन और रेजिस्टेंस, ओके, रेजिस्ट भी नहीं करना चाहते। अगर उनके साथ कुछ गलत हो रहा है, दे आर नॉट एबल टू रेजिस्ट, ओके, सो दे आर अ क्लास इकोनॉमिकली बट नॉट पॉलिटिकली। आपस में वो इकोनॉमिकली क्लास है लेकिन पॉलिटिकली नहीं। क्यों? क्योंकि वो रेजिस्ट नहीं कर रहे, वो अपनी फाइट्स के लिए नहीं लड़ रहे, इसलिए यहाँ पे हम कह रहे हैं कि वो एक क्लास, इकोनॉमिक वे में आप उन्हें क्लास कह सकते हो, बट पॉलिटिकल वेज में नहीं। क्योंकि पॉलिटिकल राइट्स, जब आप पॉलिटिकल साइंस को पढ़ते हो तो आपको पता है वहाँ पे कितने राइट्स हैं, है ना, इतनी राइट्स इंसान के बताए हुए हैं, आप ऐसे कर सकते हो, यू कैन फाइट फॉर योरसेल्फ, लेकिन इनको नहीं पता है, दे आर नॉट अवेयर, ठीक है। अब आ जाओ, व्हाई इट्स नॉट वर्किंग, ओके, अब आ जाओ क्लास फॉर इटसेल्फ। इनके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं? दे आर अवेयर, दे आर हैविंग अवेयरनेस। अवेयरनेस ऑफ व्हाट? अवेयरनेस ऑफ एक्सप्लॉयटेशन। यूनिटी है इनमें,
सिंक्रोनाइजेशन है, ऑर्गेनाइजेशन है, आपस में इकट्ठा एकजुट होके काम करेंगे, ठीक है, लड़ेंगे, अपने राइट्स के लिए फाइट करेंगे। और पॉलिटिकल स्ट्रगल क्या होता है? यही होता है कि प्रोटेस्ट कर लिया, ठीक है, अपने राइट्स के लिए लड़ा, इकट्ठे हो गए सारे एकजुट होकर, ठीक है। रेवोल्यूशनरी पोटेंशियल है इनमें, एक रेवोल्यूशन, एक चेंज लाने का पोटेंशियल है इनमें, ठीक है, रेवोल्यूशनरी पोटेंशियल। एग्जाम्पल ले लेते हैं हम, जैसे वर्कर्स हैं, ठीक है, और आपने देखा होगा कि वर्कर्स जो है ना ट्रेड यूनियंस को फॉर्म करते हैं, और ये ट्रेड यूनियंस बहुत इंपॉर्टेंट रोल एक्चुअली प्ले करते हैं, और दे ऑर्गेनाइज स्ट्राइक्स, दे ऑर्गेनाइज दीज ट्रेड यूनियंस। दे पहले वो एक ट्रेड यूनियन को फॉर्म करते हैं, फिर वो स्ट्राइक्स को ऑर्गेनाइज करते हैं और अपनी राइट्स के लिए डिमांड करते हैं, ठीक है, डिमांडिंग राइट्स एंड ऑल्सो सिस्टमैटिक चेंज, है ना, एक सिस्टम में वो चेंज चाहते हैं कि हमारे साथ भी ऐसा ना हो और आगे आने वाली जनरेशन के साथ भी ना ऐसा हो। तो यहाँ पर आप देखोगे जो प्रोलिटेरिएट है, ठीक है, प्रोलिटेरिएट आपको मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है, हैव नॉट्स को कहते हैं इन सिंपल टर्म्स, दीज आर हैव नॉट्स हु आर नॉट ओनिंग द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है, हु आर एक्चुअली डिपेंडेंट ऑन द बुर्जुआज। तो प्रोलिटेरिएट्स क्या है? दे बिकम अ रेवोल्यूशनरी फोर्स, ये एक रेवोल्यूशनरी फोर्स बन जाती हैं। अगर इन्हें अवेयरनेस हो, अपने राइट्स का अपना पता हो, हम एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, तो वो एक रेवोल्यूशनरी फोर्स बन सकते हैं, ओके। अच्छा, एक कॉन्सेप्ट है जिसे हम कह देंगे कि एक क्लास इन इटसेल्फ से क्लास फॉर इटसेल्फ का सफ़र क्या रहेगा। एक क्लास इन इटसेल्फ से लेकर क्लास फॉर इटसेल्फ की ट्रांसफॉर्मेशन किस तरीके से रहेगी, कि कैसे आप क्लास इन इटसेल्फ से क्लास फॉर इटसेल्फ में जाओगे, ठीक है। देखो, ये ट्रांसफॉर्मेशन कब होती है? जब ना एक्सप्लॉइटेशन बहुत बढ़ जाती है, इंक्रीज्ड एक्सप्लॉइटेशन, और जो सफरिंग है, जो आपका दुख है, आप जो सफ़र कर रहे हो, वो एक साथ सारे सफ़र कर रहे हैं, सब सेम दुख को महसूस कर रहे हैं कि हाँ हमारे साथ ऐसी ज़्यादती हो रही है, हमारे साथ ऐसा हो रहा है, हमारे साथ ये गलत हो रहा है, वो शेयर्ड है, वो शेयर्ड ग्रीफ, शेयर्ड सफरिंग है। और लोगों में एजुकेशन अवेयरनेस भी है और पॉलिटिकल अवेयरनेस भी है। ये हुआ क्लास इन इटसेल्फ से लेकर क्लास फॉर इटसेल्फ तक का सफ़र, वही मैं बता रही हूँ सिंपल लैंग्वेज में। एक्सप्लॉइटेशन बढ़ रही है, एक्सप्लॉइटेशन इज इंक्रीजिंग, सफरिंग वो बहुत महसूस कर रहे हैं, आपस में इकट्ठे सबको लग रहा है कि हमारे साथ ये गलत हो रहा है। अब उनके पास एजुकेशन और पॉलिटिकल अवेयरनेस है, तो वो कलेक्टिवली स्ट्रगल करेंगे, ठीक है, जैसे कि स्ट्राइक्स कर ली, इकट्ठे हो गए सारे, भूख हड़ताल कर ली, है ना, को स्ट्रगल किया उन्होंने आपस में, स्ट्रगल यहाँ पे स्ट्राइक्स आएगा, स्ट्राइक्स कर ली या यूनियंस बना लिए, ठीक है, हम काम नहीं करेंगे तब तक जब तक हमें हमारे राइट्स नहीं मिलेंगे, कहते ना ऐसे। और फिर जो ये फॉल्स कॉन्शियसनेस है, इसका ब्रेक डाउन होगा। व्हाट इज दिस फॉल्स कॉन्शियसनेस? आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन यू। क्लास इन इटसेल्फ में जब उनको अवेयरनेस नहीं होती है कि उनके साथ एक्सप्लॉइटेशन हो रही है, दिस इज व्हाट इज नोन एज फॉल्स कॉन्शियसनेस, वेयर दे आर नॉट हैविंग अ ट्रू कॉन्शियसनेस व्हाट इज हैपनिंग विद देम। तो वो ब्रेक डाउन हो जाती है, वो टूट जाती है, यानी कि उनका ये भरम जो है, जो वो गलत चीज़, मतलब जिनको पता ही नहीं कि ऐसा उनके साथ हो रहा है, वो जब टूट जाता है तो यहाँ पर क्लास फॉर इटसेल्फ को ये जन्म देती है, ठीक है, एक ट्रू रेवोल्यूशन को क्रिएट करता है ये। तो मार्क्स का मानना है कि कैपिटलिज्म इटसेल्फ क्रिएट्स कंडीशन फॉर दिस ट्रांसफॉर्मेशन, खुद ब खुद वो कंडीशंस को क्रिएट करता जाता है और फिर वो एक ट्रांसफॉर्मेशन को लेकर आता है, ओके। मैं एक बार ये फिर से समझाती हूँ आपको, व्हाट इज फॉल्स कॉन्शियसनेस इफ यू हैव नॉट अंडरस्टूड इट प्रॉपर्ली, ओके। False consciousness. See, I am here today to complete this whole Karl Marx जितना भी रहता है हम इसको इसी वीडियो में, इसी लेक्चर में कंप्लीट करेंगे, एंड इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल स्टार्ट विद मैक्स वेबर, ओके। देखो, फॉल्स कॉन्शियसनेस क्या होता है? फॉल्स कॉन्शियसनेस इज व्हेन द वर्किंग क्लास जब वर्किंग क्लास एक्सेप्ट करती है, अब जो वर्किंग क्लास है, जो काम कर रही है, जो दिहाड़ी पर लगी हुई है, वो होती है वर्किंग क्लास, ठीक है। वो कब फॉल्स कॉन्शियसनेस कहलाता है? जब वर्किंग क्लास इस आइडियोलॉजी को एक्सेप्ट करती है,
आइडियोलॉजी को एक्सेप्ट कर रही है कि हाँ ये एक रूलिंग क्लास है, इनका काम है हमें रूल करना, ठीक है, इनका काम है हमें रूल करना। दे बिलीव्स इन इनइक्वालिटी, इनइक्वालिटी हो रही है उनके साथ, ठीक है, वो इसमें मान्यता रखते हैं कि हाँ ये इनइक्वालिटी हो रही है बिकॉज ये नेचुरल है, हम लोग इसीलिए बने हुए हैं कि हमारे साथ ये इनजस्टिस हो क्योंकि हम गरीब लोग हैं। तो ये जब वो मानने लग जाते हैं कि इनइक्वालिटी नेचुरल है या ये हम डिजर्व करते हैं, तो वो फॉल्स कॉन्शियसनेस कहलाती है कि हम अवेयर नहीं है इन सब चीज़ों के बारे में, वो खुद को ही ब्लेम करेंगे। एंड वो एक्सप्लॉयटेशन को, सबसे बड़ी बात कि वो एक्सप्लॉयटेशन को रिकॉग्नाइज ही नहीं करते कि उनके साथ कुछ गलत हो रहा है। क्यों? क्योंकि वो ब्लेम किसे करेंगे? गॉड को, गॉड की प्रतिक्रिया को। ये हमारे लिए ऐसा ही बनाया है, हम जो गरीब लोग हैं इस दुख को सहने के लिए ही बने हैं। Why you would have seen many these poor people, they don't want to actually collectively do an effort because they believe this is what God has written for us and we cannot change this, and ये change ना लाना ही उनकी सबसे बड़ी गलती होती है कि वो मतलब चेंज ही नहीं चाहते। जैसी सोसाइटी चल रही है, जैसा उनका सिस्टम चल रहा है, जैसे गरीबी में दिन कट रहे हैं वो काट रहे हैं, ठीक है। और कुछ इंस्टीट्यूशंस जैसे कि रिलीजन इंस्टीट्यूशन ले लीजिए या मीडिया ले लीजिए, ये उसी फॉल्स कॉन्शियसनेस को मेंटेन करने में हेल्प करते हैं। अब आप बोलो कि हाउ डज रिलीजन हेल्प इन मेंटेनिंग द क्लास फॉल्स कॉन्शियसनेस? मीडिया कैसे? भी मीडिया आप देखोगे गरीब के दुख हैं, दुखड़े हैं, आपने आजकल देखा होगा मीडिया का ये बहुत ज़्यादा हो गया है कि वो इन चीज़ों को जस्टिफाई करने लगा है। हाँ वो जैसे भी आप देखोगे बहुत सारे ना गरीब लोगों का एक्सीडेंट हो जाता है, उन पे अमीर लोगों पे ना केसेस चलते हैं, अमीर लोग कहाँ गुम हो जाते हैं, मतलब पता ही नहीं चलता। एक गरीब की जान भी इस तरीके से उसे मतलब एक गरीब की जो जान है, गरीब की जो ज़िंदगी है उसको भी इतना लाइटली लेते हैं और मीडिया उस चीज़ को कवर ही नहीं करती। यू वोंट फाइंड दीज थिंग्स इन द न्यूज़। बहुत कम मीडिया चैनल्स अब रहे हैं जो एक गरीब की स्थिति को, एक गरीब के इंसान की परेशानी को बताए। बहुत सारे लोग जहाँ पे एक्चुअल में रिवोल्ट कर रहे होते हैं, यानी कि अपनी बात जो है वो अच्छे से रख रहे होते हैं, उनको मीडिया तो दिखाती ही नहीं है। वो यही दिखाएगी कि अमीर का, अच्छा अंबानी की वेडिंग चल रही है, उसके 10-10 दिन आपको वीडियोस देखने को मिलेंगे मीडिया चैनल्स पर, ठीक है, क्योंकि उनको अब टीआरपी से मतलब है, एक एस्थेटिक लाइव्स को दिखाना है। जो एक्चुअल में हो रहा है, ग्राउंड रियलिटी पे हो रहा है, वो अब आप देखोगे न्यूज़ चैनल में नहीं दिखता है, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं उस फॉल्स कॉन्शियसनेस को मेंटेन, यानी कि जब न्यूज़ चैनल्स भी यही दिखाएंगे, जब रिलीजन भी यही एक तरीके से प्रोपागेट करेगी, आप इसी के लिए बने हो, आप इस गरीबी में जीने के लिए ही बने हो और आपको जीना है, यही आपका एक्चुअल में एक ट्रायल चल रहा है और इस ट्रायल को आपको पास करना है। आपको रिलीजन भी देखना, कहीं बहुत सारी, अब देखो रिलीजन ऐसा नहीं बोलता है, लेकिन रिलीजन के ना ये कुछ ऊपर से हेड बने हुए हैं जिनको ये पावर मिल जाती है, लोग बहुत मानते हैं, वो ये चीज़ें प्रोपागेट करते हैं। आपका ये एक ट्रायल है, आपको इस ट्रायल को कैसे कवर, आपको चेंज नहीं लाना है। गरीब इंसान को यही बोला जाएगा, यू डोंट हैव टू डू एनी एफर्ट, वॉट यू हैव टू डू इज़ यू हैव टू हैव बिलीव इन गॉड एंड जस्ट बिलीव इन गॉड। वो इनका क्या होता है कि उनको उसी स्थिति में एक्चुअल में रखने के लिए, एक स्टैग्नेंट पोजीशन में रखने के लिए फोर्स कर रहे होते हैं, या उनकी माइंड की फीडिंग इस तरीके से की जाती है। क्यों? क्योंकि वो पढ़े लिखे नहीं होते गरीब, कि वो खुद के दिमाग चलाएं, खुद की जो होली बुक्स हैं इनको खुद पढ़ें, इन पे डिपेंड रहते हैं जो ये रिलीजन के हेड्स बने हुए हैं। ओके, so that was false consciousness. Okay, now comes the role of class struggle in social change. Class struggle का रोल क्या रहता है in social change? रोल ऑफ क्लास स्ट्रगल इन सोशल चेंज। देखो मार्क्स का मानना था, मार्क्स बिलीव्ड क्लास स्ट्रगल वुड इंटेंसिफाई, जो क्लास स्ट्रगल है ना वो इंटेंसिफाई कर जाएगी, ठीक है। कैपिटलिज्म कोलैप्स हो जाएगा, कैपिटलिज्म, क्लास स्ट्रगल बढ़ जाएगी, क्लास स्ट्रगल करना, अपने हक के लिए लड़ना, दैट इज क्लास स्ट्रगल, ठीक है। क्लास स्ट्रगल जो है इंटेंसिफाई करेगी, कैपिटलिज्म जो है वो कोलैप्स कर जाएगा, अपनी कॉन्ट्राडिक्शंस की वजह से वो कोलैप्स कर जाएगा। और ये कार्ल मार्क्स का मानना है। और जो प्रोलेटेरिएट्स हैं, यानी कि जो हैव नॉट्स हैं, वो ओवरथ्रो करेंगे किनको? बुर्जुआस को। दे विल ओवरथ्रो हो
जो हैव्स हैं, जो बुर्जुआज हैं, उनको ओवरथ्रो करेंगे। और एक क्लासलेस और एक कम्युनिस्ट सोसाइटी, एक क्लासलेस और कम्युनिस्ट सोसाइटी है, इमर्ज करेगी। कम्युनिस्ट सोसाइटी वुड emerge. Okay, this is what Marx believed, and I think we have already covered this. जब हम फ्यूचरिस्टिक सोसाइटीज़ की बात कर रहे थे, वहाँ पर मैंने आपको ऑलरेडी कवर कराया है इन डिटेल। तो कार्ल मार्क्स मानता किसमें है? वो मानता है कि एक क्लासलेस और एक कम्युनिस्ट सोसाइटी होनी चाहिए, ठीक है। और कम्युनिस्ट सोसाइटी का क्या मतलब होता है? यहाँ पे कोई भी प्राइवेट ओनरशिप नहीं रहेगी ऑफ मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, कोई एक्सप्लॉयटेशन नहीं रहेगी, कोई क्लास स्ट्रगल नहीं रहेगा। स्टेट जो है इवेंचुअली ख़त्म हो जाएगी, स्टेट का कॉन्सेप्ट खत्म हो जाएगा, आपका कम्युनिज्म आ जाएगा। कम्युनिज्म में क्या है? कोई एक्सप्लॉयटेशन नहीं, कोई क्लास स्ट्रगल नहीं, कोई प्राइवेट ओनरशिप ऑफ मीन्स ऑफ प्रोडक्शन नहीं है, ठीक है। अच्छा, क्रिटिकली इंपॉर्टेंस क्या है मार्क्स की थ्योरी की? इसका हम कंट्रीब्यूशन पढ़ेंगे, ठीक है। क्रिटिकल इंपॉर्टेंस ऑफ मार्क्स थ्योरी, कंट्रीब्यूशन हम पढ़ेंगे। क्रिटिकल इंपॉर्टेंस ऑफ मार्क्स थ्योरी। If I'm going a bit slow, I've already told you, keep the video at like 1.5x speed, or even you can keep it like 1.75x speed, क्योंकि लिखने में टाइम लग जाता है, तो the video like seems bit slow, even the speaking seems slow, क्योंकि I'm writing also at the same time, तो उसकी वजह से थोड़ा सा बोलने में it goes very slow. Okay, now the contributions, shifted focus. अब हम इनसे contributions को पढ़ेंगे। आप देखोगे आइडियाज से फोकस को शिफ्ट किया। Why it's not working? Shifted focus from ideas to material conditions. Okay, and highlighted economic inequality and power. किस चीज़ को? इक्वालिटी, इनइक्वालिटी में क्या उसने सोशल इनइक्वालिटी की बात नहीं की, उसने जिस चीज़ को हाईलाइट किया कि वो इकोनॉमिक एंगल से किया है, इकोनॉमिक इनइक्वालिटी को और पावर को हाईलाइट किया है कि जो बुर्जुआज हैं वो अमीर अमीर होता जा रहा है, गरीब गरीब होता जा रहा है, उस चीज़ को बताया है। उनके पास पावर है, वही कंट्रोल कर रहे हैं पूरे इकोनॉमिक सुपर स्ट्रक्चर को, ठीक है। सुपर स्ट्रक्चर को बेस, इकोनॉमिक बेस को कंट्रोल कर रहे हैं कौन? डोमिनेंट क्लास कर रहे हैं, तो वो पावर को दर्शाया गया है। अब क्रिटिसिज्म क्या है इसका? देखो, एग्जाम में आपको क्रिटिसिज्म ये सब पता होना चाहिए, क्या कंट्रीब्यूशन रहा, हाउ यू राइट योर आंसर। बहुत ज़रूरी है आप अपना आंसर एक राइट वे में फ्रेम करो। आपका कंट्रीब्यूशन, आपका क्रिटिसिज्म, अच्छे से आपका आंसर एक कहते हैं ना स्ट्रक्चर में होना चाहिए। योर आंसर शुड बी इन अ स्ट्रक्चर वे। एंड आई थिंक एट द एंड ऑफ दी, हम जब हमारा पूरा कंप्लीट हो जाएगा सिलेबस, एट द एंड ऑफ द होल सिलेबस वी आर गोइंग टू डू द आंसर राइटिंग प्रैक्टिस ऑल्सो। आंसर राइटिंग सेशंस रहेंगे, और किस तरीके से लिखना है, कैसे लिखना है, मैं सब कुछ आपको डिक्टेट करूँगी, सारा कुछ आपको बताऊँगी। ओके, बिफोर दैट वी हैव टू कंप्लीट आवर सिलेबस विच इज़ वेरी ह्यूज, ओके, वास्ट है, टाइम लगेगा। क्रिटिसिज्म देखो क्या रहता है, बहुत ज़्यादा जो एम्फेसिस था वो इकोनॉमी पर था, ठीक है। ओवर एम्फेसिस ऑन इकोनॉमी, उसने कोई भी एस्पेक्ट को कवर नहीं किया है सिवाय इकोनॉमिक एस्पेक्ट की। ओवर एम्फेसिस। और अगर आपने एक चीज़ देखोगा, हमने मिडिल क्लास की कहीं भी बात नहीं की है ना, तो ही हैज़ दिस एक्चुअली अंडर एस्टिमेटेड, ठीक है, अंडर एस्टिमेटेड रोल ऑफ मिडिल क्लास। वो सिर्फ दो क्लासेस की बात करता है, बुर्जुआस की और प्रोलिटेरिएट्स की, ठीक है, और हैव्स और हैव नॉट्स कहते हैं इसे, ठीक है। तो वो मिडिल क्लास की तो बात ही नहीं करता है, ठीक है। ये दो इसके इम्पॉर्टेंट क्रिटिसिज्म है, ठीक है। एंड आई होप वी हैव कंप्लीटेड ईच एंड एवरीथिंग ऑफ दिस चैप्टर। कुछ भी ऐसा नहीं रहा जो मैंने कंप्लीट नहीं कराया हो, एवरीथिंग हैज़ बीन कंप्लीटेड, ओके। क्रिटिसिज्म यही था। अगर हमें क्लास स्ट्रगल की थ्योरी देखते हैं, एक और क्रिटिसिज्म आप ये कह सकते हो क्लास स्ट्रगल थ्योरी का, कि उसने फ्यूचरिस्टिक कॉन्सेप्ट जो दिया था वो अभी तक नहीं आया। जो कॉन्सेप्ट उसने बहुत पहले का दिया है, तो इट हैज़ failed to take the shape even after 140 years of his demise। उसका कब वो हो गया, कब मर गया वो, तब से अभी तक फ्यूचरिस्टिक का कॉन्सेप्ट नहीं आया। उसने अपनी बुक्स में तो दिया, अपने एक्सप्लेन तो किया। अभी तक इंडस्ट्रियल कैपिटलिज्म ही है और यही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते जा रहा है। आपने कहीं कम्युनिज्म का नाम नहीं सुना होगा, है ना, सोशलिस्ट एस्पेक्ट का नहीं सुना होगा।
उल्टा क्या हो रहा है, जो इंडस्ट्रियल कैपिटलिज्म है इट हैज़ ग्रोन मोर स्ट्रॉन्गर, ठीक है। तो ये जो कम्युनिज्म है ये अभी एक यूटोपियन कॉन्सेप्ट ही बन गया है, ठीक है। तो आप ये फ्यूचरिस्टिक सोसाइटीज़ का कॉन्सेप्ट को क्रिटिसिज्म में डाल सकते हो। और क्लास स्ट्रगल का जैसे भी फ्यूचर में क्लास स्ट्रगल जो है इंटेंसिफाई कर जाएगी, ये मैंने आपको बता दिया वैसे। लेकिन आप देखोगे क्लास स्ट्रगल का जो प्रॉब्लम है ना, उसके हिसाब से क्या था कि इंटेंसिफाई होता जाएगा क्लास स्ट्रगल और फिर ब्रेक डाउन ऑफ दिस होल सिस्टम। बट अभी भी ऐसा नहीं हुआ है, अभी भी एफ्लुएंट सोसाइटीज़ हैं, ठीक है। कैपिटलिस्ट सोसाइटी, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी जो है वो आपको देखने को मिलेगी। और जैसे उसने कहा था एक रेवोल्यूशन आएगी, ब्रेक डाउन ऑफ द फॉल्स कॉन्शियसनेस के बाद क्या होगा, रेवोल्यूशन आएगी। तो वो रेवोल्यूशन जो है अभी तक अकर नहीं हुई है। और मैंने जैसे कहा उसके इतने साल हो गए हैं, कब का मर गया है वो, और उसकी बुक्स में इतनी थेरीज हैं, बट इतने सालों बाद भी हमें उसकी ये बातें पूरी नज़र होते हुए नहीं दिख रही हैं। तो रेवोल्यूशन भी नहीं अकर हुआ है जैसा उसने प्रेडिक्ट किया था कि एडवांस कैपिटलिज्म में क्या होगा, है ना, ये भी नहीं दिखा है। अच्छा, एक और कॉन्सेप्ट है, आई थिंक आई हैव फॉरगॉटन टू एक्सप्लेन यू दैट कॉन्सेप्ट अगेन, आई एम सो सॉरी, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, थियरी ऑफ एलिनेशन। वीडियो लंबा हो जाएगा बट आई हैव टू कंप्लीट द होल चैप्टर टुडे, ओके। देखो, थियरी ऑफ एलिनेशन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, ओके। देखो, अकॉर्डिंग टू कार्ल मार्क्स, इन अ बुर्जुआ सोसाइटी capital is independent and has a unique nature of individuality. बुर्जुआ सोसाइटी में कैपिटल जो है वो इंडिपेंडेंट है, ठीक है, और एक यूनिक नेचर है इंडिविजुअलिटी का। while the living person is dependent on money, और जो लिविंग इंसान है, एक जीता जागता इंसान है, वो डिपेंडेंट है मनी पर, ठीक है, मनी पर डिपेंडेंट है, डिपेंडेंट ऑन मनी, ठीक है। तो उसकी कोई इंडिविजुअलिटी नहीं है। लेकिन कार्ल मार्क्स कॉन्सेप्ट यूज़ करता है एलिनेशन का। किसका कॉन्सेप्ट यूज़ करता है? एलिनेशन का कॉन्सेप्ट यूज़ करता है इन ऑर्डर टू डीकंस्ट्रक्ट द एक्सप्लॉयटेटिव प्रोडक्टिव प्रोसेस इन द सोसाइटी। यानी कि कार्ल मार्क्स पहला सोशियोलॉजिस्ट है जिसने एलिनेशन का कॉन्सेप्ट यूज़ किया है, ठीक है। एक अपनी बुक में उसने ये कॉन्सेप्ट यूज़ किया है, यू शुड नो दिस, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल लेवल, इन 1844 में एक बुक लिखी है उसने। उसमें ही इज़ द फर्स्ट सोशियोलॉजिस्ट जिसने एलिनेशन का कॉन्सेप्ट यूज़ किया है, ठीक है। द फंडामेंटल बेसिस ऑफ मार्क्सियन कॉन्सेप्ट वाज एलिनेशन इन हिज व्यूज ऑन इंडिविजुअल्स एंड देयर अप्रोच। एक इंडिविजुअल को बेसिकली वो डिस्कस कर रहा है और उसकी अप्रोच क्या है टू सोसाइटी, ठीक है। अभी एलिनेशन का क्या मतलब होता है, पहले हम ये समझ लेते हैं। व्हाट डज एलिनेशन मीन? सी, एलिनेशन मीन्स सेपरेशन। सिंपल टर्म्स में अगर हमें देखना, सेपरेशन है एलिनेशन। बेसिकली ये वो सिचुएशन है वेयर देयर इज दिस अ फीलिंग ऑफ डिसएंगेजमेंट। आप अलग हो जाते हो, आप एंगेज नहीं रहते हो, आप अलग हो जाते हो, जो कि एक्सपीरियंस किया जाता है, which is experienced from a group or a society, and it also refers to a situation of एक पावरलेसनेस की सिचुएशन को दर्शाता है, आइसोलेशन की सिचुएशन को दर्शाता है, मीनिंगलेसनेस की सिचुएशन को दर्शाता है। यानी कि एक फीलिंग ऑफ, आप अलग हो जाते हो, आप अलग फील करते हो, आप एक डिसएंगेजमेंट फील करते हो। यानी कि आप जैसे भी एंगेज होना क्या होता है, आपस में आप इकट्ठे हो, आप एक दूसरे से एंगेज कर रहे हो, यहाँ पे है डिसएंगेजमेंट, आप अलग हो गए हो, सेपरेटेड हो, साइड में हो। और ये कोई भी सोसाइटी, कोई भी ग्रुप जो है एक्सप्रेस कर सकता है, आप सेपरेटेड फील कर रहे हो, आइसोलेटेड फील कर रहे हो। और कार्ल मार्क्स के लिए एलिनेशन इज ऑफ प्राइम इंपॉर्टेंस, क्योंकि इट इज़ अ सोर्स ऑफ सुपर स्ट्रक्चर। और एलिनेशन किसी भी वर्क प्लेस में हो सकता है, किसी भी सोसाइटी में हो सकता है, ठीक है। नाउ एक और इसमें कॉन्सेप्ट समझना है, थियरी ऑफ इंडिविजुअलिज्म। Theory of individualism is given by Karl Marx. What he has talked about,
सी अकॉर्डिंग टू कार्ल मार्क्स ह्यूमन बीइंग इज अ फंडामेंटली सोशल एनिमल। कार्ल मार्क्स का क्या मानना है कि इंसान सोशल एनिमल है, यानी कि वो एक साथ सोसाइटी में इकट्ठा रहता है, सोसाइटी में एक दूसरे से घुलता मिलता है ना, वो सोसाइटी के स्ट्रक्चर में इंटरेस्टेड है, सोसाइटी के स्ट्रक्चर में इंटरेस्टेड और सोसाइटी के स्ट्रक्चर में एक्टिवली पार्टिसिपेट करता है। और जो ह्यूमन नेचर है, सोशल एनिमल, इंसान एक सोशल एनिमल है, और जो ह्यूमन नेचर है ना वो बहुत डायनेमिक है। ह्यूमन नेचर इज डायनेमिक, ओके, एंड इट चेंजेस विद टाइम एंड स्ट्रक्चर ऑफ द सोसाइटी। सोसाइटी के स्ट्रक्चर के हिसाब से वो चेंज होता रहता है, टाइम के हिसाब से इंसान जो है वो चेंज होता रहता है, ठीक है। अभी आपने देखा होगा, जैसे एक एग्जांपल लेते हैं कैसे चेंज होता है इंसान का स्ट्रक्चर। आज अगर हम कैपिटलिस्ट सोसाइटी की बात करते हैं ना, लोग बहुत ज़्यादा ग्रीडी हो गए, बहुत ज़्यादा सेल्फिश हो गए, है ना, हम सबको पता है। ग्रीडी है, सेल्फिश नेचर बन गया। एक टाइम पे था जब लोग बहुत ज़्यादा, आप देखोगे ओल्ड सोसाइटीज़ में थोड़ा सा लोग ना दूसरों का सोचते थे। दिन ब दिन अब क्या हो रहा है, लोग सेल्फिश होते जा रहे हैं, लोग अपना सोच रहे हैं, खुद को प्रायोरिटाइज करें। देखो, खुद को प्रायोरिटाइज करना गलत नहीं है, लेकिन लोगों में क्या नेचर डेवलप हो रहा है, सेल्फिशनेस का। इवन अपनी फैमिली में बैठ के वो इस सेल्फिश नेचर को प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, वो दिखता नहीं है, ठीक है। लेकिन आप देखोगे कि नेचर ऐसे लोगों के बन रहे हैं ना कि अभी आप, और हाँ, अकेले रहने की आदत हो गई। अभी आप देखोगे आजकल के बच्चे, दे वॉन्ट टू लिव इन देयर रूम्स सेपरेटली, साइड में, कोई उनको तंग नहीं करना चाहिए। इवन उनके पेरेंट्स अगर रूम को नॉक करके भी आते ना, दे आर लाइक व्हाई आर यू डिस्टर्बिंग अस। ऐसा नेचर बन गया है बच्चों का, उनको साइड साइड में रखा जा रहा है। वो प्रिवेसी के नाम पे वो रूम्स में बंद रह रहे हैं, अलग रह रहे हैं, टीवी चला रहे हैं, फ़ोन को पूरा दिन स्क्रॉल कर रहे हैं, दैट डूइंग नथिंग। ऐसा नहीं कि रूम में कोई बहुत स्पेशल चीज़ें हो रही हैं, नो, कोई इतना ग्रोथ। या अभी आप देखोगे आजकल थोड़ा सा टिकटॉक का ज़माना आ गया है, यूट्यूब का ज़माना आ गया है, या फिर ये एक डिजिटल एरा चल रहा है एक तरीके से, हर चीज़ फ़ोनों पर हो गई है। तो लोग पूरा दिन इंस्टाग्राम, फेसबुक स्क्रॉल करते जा रहे हैं, देखते जा रहे हैं, ठीक है, एंडलेसली और माइंडलेसली स्क्रॉल किए जा रहे हैं। एंड उसमें भी अगर उनके कोई ना रिलेटिव्स आ जाते हैं, दे आर लाइक वी डोंट वांट टू ग्रीट देम। योर पेरेंट्स में माइट हैव कॉल्ड यू, कम थोड़ा मिल लो उनसे, एंड यू वुड से मम्मा प्लीज़ जाओ रूम से, मम्मा प्लीज़ ऐसा मत करो। एंड हम ये चीज़ें बच्चों में इनकलकेट करना चाहिए कि आपको धीरे धीरे ऐसा होगा कि आपको ना ग्रीटिंग करना भी आप भूल जाओगे कि कैसे ग्रीट करना है। क्यों? क्योंकि ये चीज़ें धीरे धीरे ख़त्म हो रही हैं। सोसाइटीज़ बहुत ज़्यादा अब सेल्फिश होती जा रही हैं, अपना सोच रहे हो, लेकिन अपना सोचते सोचते आप अपनी वैल्यूज़, अपने एटिकेट्स और मैनर्स को मत भूलो। प्रायोरिटाइजिंग योरसेल्फ इज समथिंग डिफरेंट एंड बीइंग ग्रीडी एंड सेल्फिश इज समथिंग एल्स। अभी आप देखोगे एक फ्रेंड्स का ग्रुप होगा, फ्रेंड्स का सर्कल होगा, एक लड़की ऐसी होगी जिसको सब कॉर्नर कर रहे होंगे, यानी कि वो क्या है, एलिनेट कर रहे हैं उसको, उसको एलिनेट कर रहे हैं, और उसके साथ कोई ऐसी ट्रिक्स चल रहे हैं, कुछ इस तरीके का सेल्फिश हरकतें कर रहे हैं, यानी कि उसका जैसा पैसा खा लिया कैंटीन वगैरह में, लेकिन जब उनकी टाइम या उनका टर्न आता है खुद देने का, तो वो कोई ना कोई बहाना, एक्सक्यूज़ बना के उसको नहीं खिलाएंगी, है ना। तो मैं एक एग्जांपल के तौर पे समझा रही हूँ कि लोगों का नेचर कैसा हो गया है, और हमें ऐसा नहीं बनना है, ओके। वी डोंट हैव टू बिकम सेल्फिश। या प्रायोरिटाइजिंग योर सेल्फ मीन्स कोमिंग योर हेयर्स, आप काम कर रहे हो, यू आर सेइंग नो टू अदर पर्सन कि नहीं मैं आज नहीं आ सकती बाहर क्योंकि मेरा ये काम है, आई हैव सम कमिटमेंट्स टू डू। बट दैट डजंट मीन आप लोगों के साथ मिसबिहेव करो। आप अपनी बात को बहुत अच्छे से रख सकते हो, लेकिन एट द सेम टाइम वही मैं यही कहना चाहती हूँ, देखो, आपका प्रायोरिटाइज करना और सेल्फिश में बहुत फ़र्क है। अभी आप कोई मोटिवेशनल चैनल्स या उनमें भी जाके सर्च करना, बहुत सारे लोग ना सेल्फिश होते जा रहे हैं नेचर में, और कह रहे हैं हम ना वी आर एक्चुअली प्रायोरिटाइजिंग अवर सेल्फ, वी आर एक्चुअली कीपिंग अवर हैप्पीनेस ओवर एवरीथिंग एल्स। दूसरों को दुख दे रहे हो आप, लेकिन अपनी खुशी आपको सबसे अजीज़ है। दुख नहीं देना है किसी को, किसी का बुरा नहीं चाहना है, किसी के लिए बुरा नहीं करना है, ठीक है, ये हमेशा याद रखना है आपको। दिस इज़ अ बेसिक ह्यूमन एटिकेट्स, अ बेसिक ह्यूमन वैल्यूज़, मोरल वैल्यूज़ जो बचपन में इनकलकेट की जाती हैं बच्चों को, ओके। अ पार्ट ऑफ ह्यूमन नेचर सी इज कॉन्स्टेंट, एंड देयर नेचर इज मे बी क्रिएटिंग और क्रिएटिविटी और डिस्ट्रक्शन। क्रिएट कर रहे हैं, कुछ डिस्ट्रक्ट कर रहे हैं, ह्यूमन नेचर ऐसा ही है। तो वो उसकी क्रिएटिविटी एक इंसान की बहुत ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है, ठीक है, वो उसकी इंडिविजुअलिज्म को दर्शाता है, ओके। अब कॉजेस क्या है एलिनेशन के? से क्रिएटिविटी इज एन एसेंशियल पार्ट ऑफ द बीइंग ऑफ एन इंडिविजुअल। क्रिएटिविटी जो है
वो एक इंडिविजुअल का एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है और प्रोडक्शन फोर्सेस का। लेकिन कभी कभी ये एलिनेशन को हिंडर करता है और कुछ क्रिएटिव पोटेंशियल को हिंडर करता है। कैसे? देखो, जब एक इंसान ऑब्जेक्टिव उसे ही फेल्स टू फाइंड ऑब्जेक्टिव, पर उसको कोई ऑब्जेक्टिव नहीं मिलता है which he considered as an expression of his creativity, then he consider himself as alienated. Now, historically, the structure of society in general and economic infrastructure is seen in the society that limits the creative potential of human being. For example, capitalist society. Okay, देखो कार्ल मार्क्स के हिसाब से ना 4 टाइप्स थी एलिनेशन की। 4 टाइप्स हैं एलिनेशन की। ओके, व्हाट आर दोस 4 टाइप्स ऑफ एलिनेशन व्हिच आर वेरी इंपॉर्टेंट? एक है एलिनेशन फ्रॉम द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन। एक है एलिनेशन फ्रॉम द प्रोडक्ट। एलिनेशन फ्रॉम द प्रोडक्ट, प्रोडक्शन के प्रोसेस से एलिनेट होना, प्रोडक्ट से एलिनेट होना और अपने फेलो वर्कर से एलिनेट होना। एलिनेट का मतलब क्या है? सेपरेट होना, अलग होना, आइसोलेट होना। ठीक है, फ्रॉम फेलो वर्कर्स। ओके, और एलिनेशन फ्रॉम सेल्फ, खुद से अलग होना। ठीक है, अब मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। देखो, एलिनेशन फ्रॉम द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन में क्या समझते हैं कि थिंग्स आर प्रोड्यूस्ड इन द फैक्ट्रीज। ठीक है, चीज़ें बन रही हैं फैक्ट्रीज में, मशीन के हेल्प से बन रही हैं, और जो मशीन है दे रन ऑन इनएनिमेट सोर्स ऑफ एनर्जी। ठीक है, यानी कि सब कुछ पहले से डिज़ाइन है, सब कुछ खुद ही करना है, और इसमें वर्कर का कोई कंट्रोल नहीं है। वर्कर हैज़ नो कंट्रोल। मशीन अपने आप चल रही है, अपने आप प्रोसेसिंग हो रही है, अपने आप चीज़ें बन रही हैं, क्योंकि मशीन्स जो है इनएनिमेट सोर्स ऑफ एनर्जी पे चलती हैं, और अब मशीनें ही सारा काम करती हैं फैक्ट्रीज में। तभी तो मशीन्स ने रिप्लेस किया ह्यूमंस को। तो वर्कर का कोई कंट्रोल नहीं है, तो वो एलिनेटेड फील करेगा फ्रॉम द प्रोसेस। जब प्रोसेस खुद ब खुद हो रहा है प्रोडक्शन का सब कुछ, तो वो एलिनेटेड फील करेगा। सेकेंड इज एलिनेशन फ्रॉम प्रोडक्ट। यहाँ पे इस इन कैपिटलिज्म थिंग्स आर प्रोड्यूस्ड इन दी मास क्वांटिटी। मास क्वांटिटी यानी कि बहुत ह्यूज क्वांटिटी में चीज़ों को प्रोड्यूस करना, और हैविंग द स्मॉल क्वालिटी। आप बहुत क्वांटिटी में चीज़ों को प्रोड्यूस करें बट उनकी क्वालिटी अच्छी नहीं है। लेकिन वर्कर, अगेन एक वर्कर है ना, उसके पास कोई कंट्रोल नहीं है, ना क्वांटिटी पे कितना प्रोड्यूस करना है, ना क्वालिटी पे क्या कैसी क्वालिटी प्रोड्यूस करनी है। समझ रहे हो? वर्कर कैन नॉट कंट्रोल and he has no control over quantity or quality, and the worker can't control the sale of the product. सेल पे भी उसका कोई कंट्रोल नहीं है, सेल पे भी उसका कोई कंट्रोल नहीं है, सेल ऑफ द प्रोडक्ट पे उसका कोई कंट्रोल नहीं है। मोर ओवर, उस ही वर्कर को जिसने 200 रुपये में चीज़ बनाई है, बाहर मार्केट में वो चीज़ 500 की मिल रही है, वो उसको जाके खरीदनी है। अगर उसको एक टी शर्ट जो उसने खुद फैक्ट्री में 200 रुपये की बनाई है या 100 रुपये की बनाई है, उसी प्रोडक्ट से एलिनेटेड फील हो रहा है। क्यों? क्योंकि अब वो बाहर जाके खरीद रहा है 500 रुपये में, तो उसे कैसा महसूस होगा? अपने ही बनाए हुए प्रोडक्ट से वो एलिनेटेड महसूस कर रहा है, सेपरेटेड फील कर रहा है। समझ रहे हो? द वर्कर कैन नॉट कंट्रोल द सेल ऑफ द प्रोडक्ट, एंड मोर ओवर ही हैज़ टू परचेज द सेम प्रोडक्ट फ्रॉम द मार्केट विच ही हैज़ प्रोड्यूस्ड, जो उसने खुद प्रोड्यूस किया है। सो ही फील्स सेपरेटेड फ्रॉम द प्रोडक्ट। ठीक है, फिर है फेलो वर्कर्स से कैसे सेपरेटेड फील कर रहा है। सी, वर्कर्स आर नॉट एबल टू इंटरैक्ट विद देयर फेलो वर्कर्स। उनके साथ वो उस तरीके से इंटरैक्ट नहीं कर पाते हैं बिकॉज ऑफ एक्सेसिव वर्क। लॉन्ग आवर्स भी काम कर रहे हैं, तो काम के लिए बैठे हैं, इतना एक्सेसिव काम होने के बाद उनके पास टाइम नहीं मिलता इंटरैक्ट करने का। देयर इज़ नो टाइम, देयर इज़ नो टाइम टू इंटरैक्ट, देयरफॉर दे फील एलिनेटेड फ्रॉम द फेलो वर्कर्स। नो इंटरैक्शन, आपस में भी उनका कोई इंट्रैक्शन नहीं रह रहा, काम में बिजी हैं, पूरे दिन काम कर रहे हैं, तो वहाँ उनसे भी वो अलग अलग महसूस करने लगते हैं। फिर आ जाता है एलिनेटेड फ्रॉम सेल्फ। सी, वर्कर फील्स
so helpless that they started doubting their own presence, own existence, own presence, यानी कि अपनी presence को, अपनी existence को वो खुद question करने लगते हैं, doubt करने लगते हैं, क्योंकि वो 16 घंटे 18 घंटे काम कर रहा है, फिर वो घर में आ रहा है, ठीक है, 16 घंटे उसने काम किया, फिर वो घर आया और अब उसके पास अगेन टाइम ही नहीं है ना खुद से इंटरेक्ट करने का, ना फैमिली से इंटरेक्ट करने का, और सैलरी भी इतनी लो है, ठीक है। सो फ्रॉम सेल्फ ही इज़ गेटिंग एलिनेटेड, खुद के लिए भी टाइम नहीं है। अभी जैसे हम बहुत सारा ये आजकल आप कह रहे होगे, स्पेशली आजकल ऐसी वीडियोस बनती हैं, मोटिवेशनल वीडियोस कह लो, या कोई इस तरीके की आपको इंस्पिरेशनल टॉक्स में कहते हैं, यार लड़कियों प्लीज़ अपने लिए टाइम निकालो। स्पेशली अभी हाउस वाइफ्स को ये बहुत कहा जाता है। वो ऐसा क्यों होता है कि वो अपने लिए टाइम नहीं निकालती और उन्हें यही चीज़ पे फोकस करा जाता है, एंड इट इज़ वेरी मच ट्रू। वो पूरा दिन काम कर रही हैं, घर का काम कर रही हैं, बच्चों को पाल रही हैं, बाद में उनको अपने लिए क्रीम, एक मॉइस्चराइज़र लगाने का टाइम नहीं होता है, ठीक है। तो वो आपने सुना होगा कि आसपास की ना पड़ोसियाँ आके कहती हैं, यार अपने लिए तो टाइम निकाल कम से कम। दिस इज़ लाइक हाउ दीज टॉक्स आर, ओके। और ये एक्चुअल में होता है। तो वही ये चीज़ है कि वो अपनी एग्जिस्टेंस को डाउट कर लेते हैं कि मैं क्या हूँ, मैं कुछ भी नहीं हूँ, आई एम नथिंग। अभी एक हाउस वाइफ है, पूरा घर संभालती है, शी इज़ मैनेजिंग द होल हाउस, शी इज़ डूइंग ईच एंड एवरी कोर, एंड बच्चों को संभालना, एक्स्ट्रा उन पे अटेंशन पे करना, हर घर की चीज़ों पे एक्स्ट्रा अटेंशन पे करना, बट दे आर डाउटिंग। आज के ज़माने में बहुत ज़्यादा डाउट अपने ऊपर सबको आ गया है कि वी आर नथिंग, वी आर यूजलेस, हम क्या करें, कुछ भी, हमारे पास जॉब नहीं है, हमारे पास कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं है। दिस इज़ वॉट वी आर टेलिंग। सो दिस इज़ एलिनेशन फ्रॉम सेल्फ, ओके। अब इसका एक सोल्यूशन भी है, एंड दैट सोल्यूशन इज नोन एज डी एलिनेशन। दैट सोल्यूशन इज डी एलिनेशन, विच इज़ अ सोल्यूशन ऑफ एलिनेशन। तो मार्क्स कहता है कि वर्कर्स एलिनेशन विल लीड टू ऑर्गेनाइज एफर्ट्स टू चेंज द सिचुएशन, कि वो सिचुएशन को चेंज कर सकते हैं अगर वो इकट्ठा एकजुट होकर काम करें, और वर्कर एक ऑल्टरनेटिव की तरह इसे सोचे कि हमें सोसाइटी को चेंज करना है, ठीक है, एलिनेशन को ख़त्म करना है। फिर उससे जब वो एक सोसाइटी में चेंज लाना चाहेंगे तो वर्कर्स की जो कंडीशन है वो भी इम्प्रूव होगी, क्योंकि वो कलेक्टिवली सोच रहे हैं कि हम अपनी कंडीशंस को इम्प्रूव करते हैं। और वो अगर आज इनके लिए कंडीशंस इम्प्रूव होगी तो आगे आने वाली जनरेशन के लिए भी कंडीशन इम्प्रूव होगी, ठीक है। तो कार्ल मार्क्स का मानना है कि एवरी कैपिटलिस्ट आर एलिनेटेड, हर एक कैपिटलिस्ट इज एलिनेटेड, हर एक कैपिटलिस्ट एलिनेटेड है, एंड दे आर मियरली अबॉलिशिंग दिस प्राइवेट प्रॉपर्टी। और इसको एबॉलिश करने से, अगर आप प्राइवेट प्रॉपर्टी को ख़त्म भी कर रहे तो इट कैन नॉट सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ एलिनेशन, ठीक है। इसलिए हमें एक सोशलिस्ट सोसाइटी को क्रिएट करना होगा in order to remove the alienation, and on the final step we should move forward, socialist के बाद हमें we should move forward to the communist society, जहाँ पे communist society में alienation जो है वो बिल्कुल अच्छे से disappear हो जाएगी, ठीक है। अगेन ये वही है कि इसका डे एलिनेशन का उसने हमें, कार्ल मार्क्स ने बता तो दिया सोल्यूशन क्या रहेगा एलिनेशन को ख़त्म करने का, बट अगेन ये प्रैक्टिकल नहीं है अभी तक सोसाइटी में। ना हमें सोशलिस्ट सोसाइटी हमें देखने को मिली, ना ही हमें कम्युनिस्ट सोसाइटी देखने को मिली, विच इज़ अ बिग क्रिटिसिज्म जो फेस किया है कार्ल मार्क्स ने, क्योंकि ऐसा हमें कहीं भी देखने को नहीं मिला, ठीक है। सो दैट इज़ ऑल फॉर टुडे, वी हैव कंप्लीटेड each and everything of Karl Marx, okay. So in the next lecture we will cover Max Weber. Thank you.